नमस्कार बच्चे, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, अर्धवार्षिक परीक्षाओं का समय नज़दीक है। ऐसे में आप लोगों के लिए अभ्यास हेतु कुछ सामग्री जो तैयार की है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर, वह आपके समक्ष आज मैं लेकर आई हूँ। बेटा, ये जो पूरा पाठ है मैंने इसे कविता का रूप दिया है, जो कि मेरी खुद की स्वरचित कविता है, और इसे एक नया नाम भी दिया है जिसे आप सामने देख पा रहे हैं, पर्वत सुता। पूरे पाठ को अगर आप इस कविता को ही याद कर लेते हैं तो पूरे पाठ के घटनाक्रम को आप याद कर पाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा। उत्तरांचल में जन्मी थी, नाम बछेंद्री पाल, मां हंसा देई और पिता किशन सिंह पाल की थी तीसरी संतान। जीवन की कठिनाइयों से नहीं थी अनजान। पर्वत की बेटी ने देखो पर्वत को ललकारा, 23 मई सन 84 को बजा विजय हुंकारा। बचपन में 7500 मीटर ऊंची मान चोटी को भी किया था मान मर्दन, और गर्व से तान दी थी मात पिता की गर्दन। शिखर को करके फतेह वहां तिरंगा भी लहराया था। भारत के जन जन को उन्होंने गौरवान्वित करवाया था। 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हुए सवार। दिल में था उत्साह और देशवासियों का प्यार। नमचे बाजार पहुंचकर उसने यहाँ बछेंद्री को कहा गया है, नमचे बाजार पहुंचकर उसने सागर माथा को निहारा था। आगे बढ़ी तो शिखर पर हवा की रफ्तार ने उसे ललकारा था। बर्फ के भारी फूल प्लूम ने एक ध्वज सा लहराया था। हवाओं की ये साजिश थी या किसी ने उन्हें बहकाया था। मौसम का ये रूप देखकर मन में शंका जागी थी। चेहरे पर थे चिंता के बादल, पर उम्मीद की किरण बाकी थी। 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हिमस्खलन हुआ बड़ा भारी। 16 लोगों के दल में से एक की मृत्यु की क्षति हुई भारी। मृत्यु समाचार के कारण दिल लोगों के टूट गए। एवरेस्ट फतेह करने के स्वप्न जैसे रूठ गए। अवसाद के बादल दूर करके नेता कर्नल खुल्लर आए थे। एवरेस्ट जैसे अभियान में सहजता का भाव लाए थे। खतरों से आगाह किया था, साथ में चेतावनी भी दे डाली थी। मृत्यु भी यहाँ सहज भाव से स्वीकारनी होगी। डर को भी जीत की आदत डालनी होगी। आगे बढ़े तो खुम्बु हिमपात ने चकराया था। उपनेता प्रेमचंद ने तब सबका हौसला बढ़ाया था। आगे बर्फ की नदी ग्लेशियर कर रही थी इंतजार। जलवायु अनुकूल नहीं थी, उस पर हिमपात की मार। रास्ते में थी बर्फ की चट्टानें और लंबी चौड़ी दरार। डॉक्टर मीनू मेहता ने तब एक उपाय सुझाया था। अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थाई पुल भी तो बनवाया था। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग आड़ी तिरछी दीवारों पर करवाया था। रीता गोम्बू ने भी तो मेरा हौसला बढ़ाया था। यहाँ बेटा मेरा लेखिका के लिए कहा गया है। 7900 मीटर पर हमने कैंप 4 लगाया था। अंग दोरजी लोपसांग और गगन बिस्सा ने भी साउथ कोल पहुंच चौंकाया था। शेरपा तेंचिंग पुत्री डेकी संग आए, ये संदेशा आया था। नौसिखिया कहकर मैंने तब 100 परिचय करवाया था। 15-16 मई की रात थी बड़ी भारी। सीधी ढलान पर बने तंबू में सोने की थी तैयारी। रात अचानक सख्त चीज मेरे सिर से टकराई थी। इसके बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं गवाई थी। बर्फ का एक बड़ा पिंड आकर मुझसे टकराया था। जोरदार धमाका हुआ, दिल मेरा भी घबराया था। लोपसांग तब स्विस छुरी लेकर मदद को आगे आया था। बर्फ काटकर हिम पिंड की उसने मुझे बचाया था। इतनी ऊंचाई पर मैंने नया मददगार पाया था। अंग दोरजी ऑक्सीजन के बिन
चढ़ाई करने वाले थे। अपनी हिम्मत से दल में नया जोश भरने वाले थे। आगे बढ़े तो शिखर कैंप पर बर्फ की चादर फैली थी। खतरनाक स्थलों की ये एक नई पहेली थी। दक्षिणी शिखर पर हवा की गति भी बढ़ आई थी, जिसने दृश्यता हमारी शून्य तक पहुंचाई थी। मेरी सांस रुकी थी मानो कोई अचंबा होना था। मेरी सांस रुकी थी मानो कोई अचंबा होना था। पहली महिला पर्वतारोही का ख्वाब भी सच होना था। 23 मई सन 84 का दिन बहुत ही सलोना था। बछेंद्री को सागर माथे का चुंबन भी तो लेना था। पहुंची थी उस शिखर पर जिसे उसने कभी निहारा था। आज उसके सम्मान में खड़ा सारा जमाना था। बेटा, इस कविता के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आप जो है इस पूरे पाठ को आसानी से समझ सकें। अब बेटा, इसके आगे मैं आपको बेटा पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, देखिए अर्धवार्षिक परीक्षाओं का समय नजदीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूं और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कुछ मदद अवश्य मिलेगी। पहला प्रश्न देखिए बेटा। पहला प्रश्न है, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं। बेटा, बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही हिमपात कहलाता है। हिमपात अनिश्चित और अनियमित होता है। इससे अनेक परिवर्तन आते रहते हैं। हिमपात से ग्लेशियर के बहने से किनारे की बर्फीली चट्टानों में हलचल उत्पन्न हो जाती है। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे गिर जाती हैं। हिमपात के समय चट्टानों के खिसकने से जो भयंकर दरारें पड़ जाती हैं, यह दरारें अक्सर गहरी चौड़ी खाई का रूप धारण कर लेती हैं। यह हिमपात पर्वतारोहियों के मार्ग में नई नई बाधाएं उत्पन्न करते रहते हैं और उन्हें प्रतिपल इन भयानक परिवर्तनों से भी जूझना पड़ता है। अगला प्रश्न है बेटा, लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह से किया गया है। बेटा, सन 84 की 15-16 मई की रात लेखिका लहोत्से की सीधी बर्फीली ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन तंबू के कैंप नंबर 3 में सो रही थी। रात के 12:30 बजे उनके सिर के पिछले हिस्से में किसी चीज के टकराने से उनकी नींद खुल गई। एक लंबा बर्फ का पिंड कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों और जमी हुई बर्फ के इस विशाल हिमपुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए कैंप को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। चोट तो बेटा हर व्यक्ति को लगी थी, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जीवन हानि किसी की नहीं हुई थी, अर्थात किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है बेटा कि चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। जब शिखर कैंप से बछेंद्री ने एवरेस्ट की चोटी की ओर चढ़ाई आरंभ की तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। चट्टानें इतनी भुरभुरी थी जैसे शीशे की चादरें बिछी हों। बर्फ काटने के लिए फावड़े का प्रयोग करना पड़ा। बर्फ इतनी अधिक थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर्वत की शंकु चोटी पर इतनी जगह ही नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। उनके चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। यह ढलान उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक थी। तेज बर्फीली हवाओं के बीच अपने आप को खड़ा करना बहुत ही कठिन था। इसलिए लेखिका ने बर्फ को फावड़े से खोदकर अपने खड़े होने का। बेटा, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी रूप में आपसे बार बार पूछा ही जाता है। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यह वाक्य कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सदस्यों को समझाते हुए कहा था कि एवरेस्ट की चढ़ाई आरंभ करते ही पेरिस पहुंचने पर हिमस्खलन के कारण जब उन्हें एक शेरपा कुली की मृत्यु की बात पता चली तो इस बात को सुनकर सभी सदस्य दुखी थे। कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट पर पहुंचना एक महान अभियान है जिसमें हर पल खतरा बना रहता है। कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु भी हो जाती है।
यदि ऐसा कठिन साहसिक कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। उस पर शोक मनाना उचित नहीं, क्योंकि ऐसे महान अभियान कार्य में दुर्घटनाएं तो होती ही रहती हैं। ऐसे अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी बातें कहकर उन्होंने अपने अभियान दल का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की थी। बेटा अगला प्रश्न देखिए, एवरेस्ट शिखर पर लहराता प्लूम क्या था और लेखिका ने उसे कब देखा था? बेटा प्लूम अर्थात बर्फ का बड़ा फूल एवरेस्ट की चोटी के आसपास तेज हवा में उड़ते हुए सूखे बर्फ के साथ वह बना था। लेखिका ने नमचे बाजार से एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए अनुभव किया कि पर्वत शिखर पर एक ध्वज सा लहरा रहा है। हवा की गति 150 किलोमीटर या इससे भी अधिक थी, इसलिए इस अधिक गति से हवा चलने के कारण शिखर के आसपास सूखी उड़ती हुई बर्फ एक ध्वज या प्लूम की आकृति धारण कर लेती है। तो लेखिका ने उसे नमचे बाजार से सबसे पहले देखा था। अभियान दल को अगला प्रश्न देखिए, अभियान दल के सदस्यों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? बेटा वैसे तो आप पाठ में पढ़ चुके हैं, यहाँ मैंने संक्षेप में उत्तर देने की कोशिश की है कि अभियान दल के सदस्यों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। 26 मार्च को लेखिका जब पेरिस पहुंची तो हिमस्खलन के कारण शेरपा कुली की मौत का समाचार उन्हें मिला। एक बर्फ की बड़ी चट्टान के खिसकने के कारण शेरपा कुली की मौत हो गई थी तथा 4 अन्य घायल हो गई थी। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण भी एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। 15 और 16 मई की रात को अपने तंबू में सोने के दौरान लेखिका के साथ लोहोत्से ग्लेशियर से जो हादसा हुआ, अर्थात लोहोत्से ग्लेशियर से टूटे बर्फ के एक विशाल पिंड ने लेखिका के तंबू को भी तहस नहस करने के साथ ही उन्हें बर्फ के नीचे दबा दिया था। इस घटना में अभियान दल के सभी सदस्यों को चोट लगी थी। इस प्रकार अभियान दल को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। बेटा अगला प्रश्न है, अंग दोर्जी के साथ यात्रा करने के लिए लेखिका ने उनकी क्या शर्त मानी और क्यों? ये सारी जो प्रश्न की बात है बेटा, ये आपको कविता में भी नजर आएगी और मैं यहाँ पर भी आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेखिका ने अंग दोर्जी के साथ यात्रा करने के लिए उनकी यह शर्त मान ली थी कि वह ऑक्सीजन के बिना ही चढ़ाई करेंगे और एक ही दिन में ऊपर जाकर वापस भी लौट आएंगे। लेखिका को उनकी यह शर्त इसलिए भी माननी पड़ी क्योंकि उन्हें अंग दोर्जी की योग्यता और कर्मठता पर पूरा विश्वास था। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस समय उनके साथ चलने को तैयार नहीं था। बेटा ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ आपको देने की कोशिश की है, आशा करती हूँ कि इससे आपको परीक्षा के लिए मदद मिलेगी। बेटा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अगली वीडियोस भी मिलने में आपको आसानी रहे। धन्यवाद।